शशांक यादव जी, मनमोहन जी का पूरा कार्यकाल अगर हम उठा करके देखें तो एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने जो अध्ययन किया उसको उन्होंने व्यवहार रूप में भी लागू करने की कोशिश की, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में हो, चाहे वित्त सचिव के रूप में हो, या किसी भी रूप में, और प्रधानमंत्री तक। तो आप उनके इस पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं, शशांक यादव जी? मनमोहन सिंह जी को आज की तारीख में अपने दोनों जो पूर्व के वक्तागण है उनसे सहमत हुए एक बड़ा मिक्स्ड करेक्टर निकल के सामने आता है। और कुछ मामलों में देखिए तो मनमोहन सिंह जी लकी भी थे। लकी इसलिए थे कि जितने साल वो दो टेन्योर जो उनके रहे तो उनको कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स और कांग्रेस के जो एक प्रधानमंत्री के ऊपर सिरदर्द होता है ऑर्गेनाइजेशनल, वो सिरदर्द नहीं था। और काफी हद तक कांग्रेस ने उनके ऊपर भरोसा करके और प्रधानमंत्री बनने दिया गया। और मेरे ख्याल में यही वो कारण थे कि जो बाद के उनके कार्यकाल में, जैसा भी चावला साहब ने कहा, कि तमाम मैटर निकल कर सामने आए। तो ये चीजें तो आकलन होती रहेंगी, घटती रहेंगी। हमें नहीं भूलना चाहिए ये ओबामा ही थे जिन्होंने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। जिस जुमले को आज हमारे प्रधानमंत्री जी के और बीजेपी की आईटी सेल चला रही है कि व्हेन इंडिया स्पीक द वर्ल्ड लिसन्स, लेकिन ये वास्तव में ये केवल और केवल बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह साहब के लिए कहा था, उस समय राष्ट्रपति रहते हुए। और ये चीजें उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को साबित करती है। एक अलग ही उनका एक इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ काफी हद तक ये जानते हुए कि हिंदुस्तान की 70% 75% जनता खेती पर आधारित है और फास्ट डेवलपमेंट के लिए उसको वहां से निकालना जरूरी है। आप दोनों सरकारों का एक अंतर देख लीजिए, मोदी जी के कार्यकाल में और मनमोहन सिंह जी के। दोनों ही पूंजीवाद के प्रखर पैरोकार रहे, दोनों ने ही कैपिटलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को जिंदा रहने की काफी गुंजाइश रही। उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने बड़ा ओपनली कहा था कि नोटबंदी जो है ये बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए फैटल साबित होगा। उनकी वो आशंका सही साबित हुई। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते थे कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा जब भी कभी ये नौबत आएगी। उनकी वो भी बात सही साबित होगी कि वो नोटबंदी एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक वो क्रूप रहा है। जीएसटी के वो श्योर थे कि जीएसटी होना चाहिए, लेकिन वो तरीके से वो सहमत नहीं थे। उनका एक अपना तरीका था। उनकी पूंजीवादी नीतियों के हम समाजवादी लोग बहुत हद तक, हमें तो एक बार ये भी याद है कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी थे और बेरोजगारी बेरोजगारी भत्ता के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था। तब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सोच बड़ी बैकवर्ड सोच है और ये पिछड़ेवादी सोच की वजह से ये अभी बेरोजगारी भत्ता संभव नहीं है। वो एक इकोनॉमिस्ट बोल रहा था उस समय का, जो उनको लगता था अपनी जगह पर। तो मुद्दों पर स्पष्ट रखना, हम लोग के विरोध भी रहे, बहुत विरोध रहे। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि क्रॉनिक डिजीज में अगर एलोपैथी ही एक इलाज बच रही है तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो आपको झेलने पड़ते हैं। तो वो उन्होंने जो, वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि जो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हिस्ट्री विल बी काइंड एनफ टुवर्ड्स हिम, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इतिहास जब भी मनमोहन सिंह जी को वो आकलन करेगा तो वो कहीं ना कहीं उनके मानवीय स्वरूप को जरूर आगे करेगा। और भारत की स्टेबिलिटी में 2008 का पीरियड याद करिए, पूरा एशिया और जितनी नई इकोनॉमी थी वो बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने घरेलू सेविंग्स को एक बढ़ावा देके, मनमोहन सिंह जी ने, उसके दम पर भारत के अंदर किसी तरह की अफरा तफरी नहीं। 2008 की लेमन ब्रदर्स वाले वो बहुत बड़ा एक झटका था पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, लेकिन मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संभला। और उनके पीरियड में आप देखो कि उनके पीरियड में जबकि आबादी केवल 120-21 करोड़ की हुआ करती थी, तब सेविंग्स नॉर्मली 11 से 12 लाख करोड़ रुपए की बैंकों में आती थी। आज स्टेट बैंक मान रहा है कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के बाद 2014 से घटते घटते 24 में आते आते आबादी भी बढ़ गई, रुपए की कीमत भी गिरी है,
लेकिन सेविंग्स केवल 5 लाख करोड़ भी नहीं पहुंच रही है पूरे हिंदुस्तान की। तो ये जो सेविंग्स की कमी आ रही है, ये जो मिडिल क्लास लगातार खत्म होता जा रहा है, ये जो टैक्सेशन की जो मार होती चली जा रही है, तो कम से कम मनमोहन सिंह जी के पीरियड में मिडिल क्लास ने अपने को फ्लोरिश किया था। और मनरेगा जैसी, आरटीआई जैसी जो ये चीजें थी, ये एम्पावरमेंट की स्कीम थी जो उनके कार्यकाल में संभव हो सकी। तो इन द लास्ट आई विल कंक्लूड कि बहुत से डिफरेंसेस रहे उनके बारे में, उनकी विचारधारा को लेकर, आर्थिक विचारधारा को लेकर। जो हमारी समाजवादी बैकग्राउंड है वो कुछ और डिमांड करती थी, लेकिन इसके बावजूद ये हम मानते हैं कि राष्ट्र हित में अगर एक रोल 91 में जब नरसिम्हा राव साहब का, तब फाइनेंस मिनिस्टर आप हुआ करते थे, याद करिए, मनमोहन सिंह जी का 91 का वो पीरियड, वहां से रिवाइवल वो स्टार्ट करते हैं। फिर उनको पूरी बैटिंग करने का मौका 2004 में मिलता है। वो अपनी तरफ से जो कर सके, whatever it it was done in the interest of the country। अब वो अलग बात है कि उनको कहीं जहां पर झेलना भी पड़ा, उनके हाथ से बिल्स फाड़े भी गए लेके एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये घटनाएं किसी भी राजनीतिक के जीवन में होती रहती हैं। ओवरऑल जब भी आप उनको उनका आकलन आप करोगे, तो निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए सौभाग्य होता है कि उसका जो प्रधान है वो एक इंटेलेक्चुअल है, जिसकी डिग्री वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं, जिसको ये रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड है। और मुझे बाकी के जो पैनलिस्ट हैं मुझे क्लियर कर देंगे। जो एक सबसे बड़ी बात मुझे पता लगी है, जो अभी 2-3 दिन पहले ही मालूम हुई, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि वो भारत सरकार से कोई भी पेंशन शायद 1 रुपए टोकन लेते थे, और जो वर्ल्ड बैंक की पेंशन थी उसी को वो अपने पास, वो कहते थे एक ही पेंशन होनी चाहिए। अरे नहीं, ये कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं मालूम, मेरे पहले से मुझे सही कर देंगे, लेकिन मुझे यही पता लगा है वो केवल वर्ल्ड बैंक की पेंशन पे करते थे, बाकी पैसा देश के लिए रखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब के पास। शिवाजी सरकार साहब, आप उनको कैसे याद करेंगे? इतिहास के आईने में उनकी क्या तस्वीर आप देखते हैं? मनमोहन सिंह जी की जिस तरह से निधन हुआ, और जो भी उनके देश के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, आज हम उसे याद कर रहे हैं। किसी की भी निधन जो है वो दुखदाई होता है, और मनमोहन सिंह जी का इस मुल्क के साथ अगर आप देख लें, जब से वो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं और आज तक लगभग 40 सालों का जो एक मुल्क का साथ रहा है उनका, और मुल्क को जिस तरह से करीबी से देखा उन्होंने, ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात रही। मनमोहन सिंह जी की बार बार कहा जाता है इकोनॉमिस्ट थे, और तमाम उनकी खूबियां बताई जाती है, पर मैं उनसे आगे जाकर एक बात कहूंगा कि मनमोहन सिंह जो है एक बहुत जनप्रिय पब्लिक रिलेशंस के व्यक्ति थे। उन्होंने सबके साथ बहुत अच्छे संबंध रखा। पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अंदर लें, वहां भी रहा। कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, जब वो विभिन्न संस्थाओं में थे, तब भी उन्होंने सबके साथ बहुत संबंध रखा। और संबंध सिर्फ उन्होंने रूलिंग पार्टी के साथ ही नहीं रखा, सभी राजनेताओं के साथ रखा, सभी ब्यूरोक्रेट्स के साथ रखा, और इंटरनेशनल सिस्टम में उनकी एक पैठ रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं, उसमें नेचुरली हर आदमी के जो जिंदगी के कुछ हिस्से होते हैं, हर कुछ उजला नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो अगर उजला नहीं है तो उसमें वो खुद शरीक हों, पर परिस्थितियां भी उसमें सब बहुत कुछ उसमें उनका साथ देती है या नहीं देती है। मनमोहन सिंह जी के देखिए बहुत कुछ उन्होंने किया, खास करके 2004 से लेके 2009 के दौरान उन्होंने जो काम किए, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही उम्दा रहा है। जिस तरह से उन्होंने सारे विरोधों को बावजूद, और विरोध उनके अपने पार्टी के अंदर से था, विरोधी पक्ष से था, और उसके बावजूद उन्होंने मनरेगा का जिस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया,
जो उनके सबसे बड़े क्रिटिक थे, वो जब सरकार में आए, उनको भी मनरेगा के लिए जो है जो प्रोविजंस हैं उसको बढ़ाने पड़े। ये उनके आप में एक बहुत बड़ी अच्छी बात रही। दूसरी चीज, उन्होंने जो राइट टू एजुकेशन किया और उसके साथ साथ तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज का जो संख्याएं हैं उसको बढ़ाई, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज रही है। और खास करके ऐसे वक्त जबकि प्राइवेट सेक्टर का दबदबा बढ़ रहा था। आरटीआई की जब हम बात करते हैं, उन्होंने जनता के हाथ में एक ऐसी ताकत दी कि अगर ब्यूरोक्रेसी कुछ भी गलत करती है तो उसके सीधे सीधे वो पूछ सकती है, और मैं खुद देख चुका हूं उसका लाभ जनता को कितना हुआ है। एक सबसे बड़ी चीज जो रही है, जिसको लेके उनकी बहुत जबरदस्त आलोचना हुई है, मैं समझता हूं वो उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। और खास करके वामपंथी दलों ने जिस तरह से उनके साथ उस पर रिश्ता तोड़ा, वो अपने आप में राजनीतिक रूप से वामपंथी दलों के लिए ही गलत साबित हुआ और वो हिंदुस्तान के पटाक्षेप से गायब हो गए। वो था अमेरिका के साथ एक ओपन न्यूक्लियर डील। बहुत अच्छी पहल थी उनकी, और वो पहल उनके साथ ही शुरू नहीं हुई थी। उससे कई सालों पहले जब यूनाइटेड फ्रंट का रेजिम आया था, तब से बीएआरसी, इसरो और ये सारी संस्थाएं जो हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है उस खुलेपन का दौर को शुरू किया था। उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, जिसको वामपंथियों ने समझा नहीं और उनको काफी परेशान करने की कोशिश की। और ये अच्छी बात रही कि वो उससे उभर कर आ गए। ये तो रही उनकी कई खूबियां। पर उनके साथ साथ अगर हम देखें, 1991-92 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दबाव में वो जिस तरह का एक इकोनॉमी भारत के ऊपर उन्होंने लादा, उसका भारत को कुछ लाभ हुआ पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। खास करके नुकसान हुआ जो श्रमिक वर्ग है उनका हुआ। पब्लिक सेक्टर पर जिस तरह से अटैक किया गया, पब्लिक सेक्टर को जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया, जिसकी पब्लिक सेक्टर हकदार नहीं थी, उसकी वजह से जिस तरह से इस मुल्क को नुकसान हुआ, आगे चल के उनके जमाने में कम हुआ, पर धीरे धीरे जिस तरह से उनके जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने आके जिस तरह से इन चीजों का फायदा उठाया, उससे देश की जनता को बहुत नुकसान हुआ। मनमोहन सिंह के जमाने में भी कहा जाता था कि ग्रोथ जॉबलेस है। बाद में जो है जॉब के बारे में ही बात नहीं हुई, लेस की बारे में ही बात होती रही। तो मनमोहन सिंह के एक चीज और रहा जो हम लोग भूल जाते हैं, चाहे वो उनकी मंशा नहीं रही थी, पर उनके पहले बजट के बाद ही जिस तरह से स्टॉक स्कैम ही नहीं, एलआईसी का स्कैम हुआ, जेआईसी का स्कैम हुआ, यूटीआई का स्कैम हुआ, और इस तरह से अगर देखें आप, करीब 10-11 बड़े स्कैम हुए, और जिसका जो सरकारी आकलन है 50 लाख करोड़ का मुल्क को नुकसान हुआ। पूरी स्टॉक मार्केट बैठ गई, जेपीसी बैठाना पड़ा, उसके बाद जाकर सेबी और इन चीजों का सिस्टम बना। हालांकि वो सिस्टम आज कितना काबिल है या नाकाबिल है वो एक अलग विषय है। पर इसके साथ एक चीज और जो मैं समझता हूं, उन्होंने एक जो और गलती की 2008 में, जो लेमन ब्रदर का स्कैम हुआ, भारत पर उसकी कोई आंच नहीं आई थी, पर उन्होंने बैंकों के दरवाजे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खोल दिए, और उसके बाद जिस तरह से बैंकों का चरण शुरू हुआ, वो अपने आप में बड़ा दुखदाई रहा, और जो आज तक हम झेलते आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात है, कई लोग हमारे पीछे से पहले कह चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हुआ, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। पर ये जरूर है कि जिस तरह से हमने पब्लिक सेक्टर को बर्बाद किया, और पब्लिक सेक्टर को उनके बर्बाद करने में थोड़ा सा ही हाथ रहा, उन्होंने सिर्फ शुरुआत की थी, पर उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इस चीज को बहुत बढ़ाया, और सारी चीजों को, जिसको कहते हैं फैमिली सिल्वर जो है, वो कुछ कंपनियों के हाथों में दे दिया, और उसका जो नुकसान की भरपाई आज भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जी की ये कुछ चीजें रही हैं। इसके अलावा एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मनमोहन सिंह इन सारी चीजों के बावजूद पार्टी के अंदर सीएजी के रिपोर्ट जिस तरह से आई, स्कैम्स जिस तरह से हुए, और स्कैम्स को जिस तरह से उन्होंने सुलझाने की कोशिश की,
वो अपने आप में एक अच्छा मिसाइल भी रहा। मनमोहन सिंह जी के साथ सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं एक अच्छाई रही है, वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति रहे हैं। इकोनॉमिक्स हर कोई समझता नहीं है, वो भी हर चीज को समझते थे, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। फिर भी उसके बावजूद देश को उन्होंने आगे बढ़ाने की, ले जाने की कोशिश की, पर कुछ रास्ते जरूर सही नहीं रहे हैं। और अब आगे अगर हम उनके आकलन करेंगे, जो उन्होंने कहा है कि इतिहास हमारे प्रति बहुत संवेदनशील रहेगा, ये हमें देखना है कि इतिहास कितना उनके लिए संवेदनशील रहता है या नहीं रहता है। पर निश्चित रूप से उन्होंने एक मुश्किल दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक राह देने की कोशिश की। वो राह सही रही है नहीं रही है, ये हमारा जनरेशन और हमारे आगे वाला जनरेशन उसको तय करेगा। पर एक चीज जरूर है, उनके दिखावे रास्ते का जो दूसरे उनके जो सक्सेसर्स आए, उन्होंने उसको बहुत गलत ढंग से उसका फायदा उठाया। और प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है, जिसका उन्होंने शुरुआत भर की थी, वो आज हम जो है प्राइवेटाइजेशन के दबाव में अपने आप को हर तरह से हर आदमी जो है दबता हुआ महसूस किया चला जा। मैं समझता हूं किसी भी के भी निधन के बाद इतनी ही आकलन काफी है। बहुत धन्यवाद आप।